हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बारे में आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या, किस प्रकार से काम करता है, और हम इसको अगर इसमें काम कर रहे हैं तो क्या ये सब सही है, लीगल है, इलीगल है, जो भी है वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम मार्केट की बताएंगे कि वास्तव में ये है क्या। देखो, एक भ्रांति फैली हुई है मार्केट में कि मार्केट ये एक्चुअली में जुआ है। कोई इसको जुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जिसको नहीं पता वो जुआ ही बोलेगा। और मैं एक बात बोल दूं, अगर जिंदगी आपको जीनी ना आए तो वो भी जुआ है, समझ रहे हो। तो मार्केट है, इसमें काम करना अगर आपको नहीं आता है तो जुआ है। उसी प्रकार से जैसे आपको अगर जिंदगी ना जीनी आए तो वो भी जुआ ही है। तो मार्केट एक्चुअली में जुआ है या नहीं है, हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। उसके बाद में आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये वास्तव में है क्या। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज है उन लोगों को बेसिक चीजें बताना, मार्केट के बारे में बेसिक चीजें बताना जिनको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखना, समझना, और उसके बाद में थोड़ा सा आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके देखना कि वास्तव में मार्केट के बारे में हमारी जो सोच थी वो सही है या गलत है। दूसरा, अगर मार्केट में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, तो मेरा ये मानना है कि कुछ बेसिक चीजें आपको मार्केट की पता होनी ही चाहिए। अगर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो उस फील्ड के बारे में कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर वो बेसिक चीजें नहीं पता है तो फिर आपकी गलती ही है उसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें बेसिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, एटलीस्ट ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलो, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना और अपना प्यार बनाए रखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आप सबसे पहले तो ये है कि मार्केट क्या होता है। आप ये मार्केट समझ लो कि मार्केट का कॉन्सेप्ट है क्या, ये मार्केट क्या है, पहले तो इसी को समझ लो। तो देखो, मार्केट एक प्लेस है, ए प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय एंड सेल थिंग्स। अब यहां मैं दो शब्दों की बात कर रहा हूं, एक तो जा रहा है प्लेस और एक आ रहा है थिंग्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग कुछ वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्लेस है और थिंग्स है, इन दो चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा, आपको कोई भी ऐसा समझाने वाला नहीं मिलेगा, बहुत आराम से एक नॉर्मल बंदे के समझ में आ जाए वो चीजें बता रहा हूं। तो एक क्षेत्र है जहां पे वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। ठीक है, अब ये प्लेस दो तरीके का हो सकता है। प्लेस दो तरीके का हो सकता है। कैसा कैसा भाई, ये फिजिकल हो सकता है और ये वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, और ये जो वस्तु है ना, ये भी दो तरीके हो सकती है भाई, ये फिजिकल हो सकती है और वर्चुअल हो सकती है। फिजिकल और वर्चुअल का मतलब ये है कि फिजिकल का मतलब तो ये कि ऐसी वस्तु जो आपको दिख सके, छू सको, जिसको आप देख सको, महसूस कर सको, ये आपकी फिजिकल हो जाएगी। ठीक है, और वर्चुअल का मतलब आप ना तो उसको टच कर सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो, सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से समझ सकते हो। समझ गए? तो मैंने ये कहा कि प्लेस भी वर्चुअल और फिजिकल है, थिंग्स भी वर्चुअल और फिजिकल है। बिल्कुल क्लियर करूंगा सारी की सारी चीजें, आगे चलते रहना आप। अब प्लेस का मतलब एक मार्केट एक ऐसा प्लेस ही तो है, इसलिए हमने इस प्लेस को दो भागों में बांटा, चाहे मार्केट को दो भागों में बांट दिया। तो हमारा मार्केट दो प्रकार का हो गया। दो प्रकार का मतलब एक तो ऐसा मार्केट जो फिजिकल है और एक ऐसा मार्केट जो वर्चुअल है। अब जो ये फिजिकल मार्केट है, ये मार्केट कौन सा मार्केट है जिसको आप देख सकते हो। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता देंगे। जैसे आपके पास भी कहीं मार्केट होगा, कोई आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसमें कोई मार्केट होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, दिल्ली में गफार मार्केट, खान मार्केट, बहुत सारे मार्केट है। हमारे लोकल किसी भी सिटी के अंदर बहुत सारे मार्केट होते हैं, उनका नाम ले दूं मैं, वो फिजिकल है क्योंकि वहाँ दुकानें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। वहाँ अगर किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके लिए कोई स्टोर वगैरह मिल जाएगा। समझ गए? तो ये फिजिकल मार्केट में आएगा। समझ गए इतनी बात? और इस फिजिकल मार्केट के अंदर किसका लेन देन होता है? बाई और सेल हो रहा है थिंग्स का। तो कौन सी थिंग्स का लेन देन हो रहा है? तो यहां वैसा फिजिकल मार्केट में वस्तु और सेवा का लेन देन होता है। किस किस का होता है इस फिजिकल मार्केट में? एक तो वस्तु
एक तो वस्तु, देखो भाई इस पे लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने पीपीटी बना ली है थोड़ी पहले। एक तो वस्तु और सेवा का। वस्तु का मतलब सीधा सा कहूं मैं, अगर बाजार गए आप, फिजिकल मार्केट, जैसे आपकी सिटी में कोई भी बाजार है, वहां गए आप, आलू प्याज टमाटर गोभी भिंडी जो भी आपने खरीदा, जूता चप्पल जो कुछ भी खरीदा, वो वस्तु है, जिसको देख सकते हो छू सकते हो, वो वस्तु उठा के ले आए आप ही, वो वस्तु है, फिजिकल मार्केट में आप खरीद के ले आए, समझ गए। और सेवा का मतलब आप बार्बर के पास में गए, कटिंग करवा ली आपने, तो बार्बर ने आपको कुछ दिया नहीं है, बस आपकी सेवा की है। हो सकता है आप ब्यूटी पार्लर में जाके मसाज करवा के आ गए, वो उसकी सेवा हो गई। तो इन सब वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान या लेन देन जहां हो रहा है वो है फिजिकल मार्केट। उसके बाद में एक होता है वर्चुअल मार्केट, और ये वर्चुअल मार्केट है, इसको क्या फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार भी बोलते हैं। और हमारे लिए स्टॉक मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो यही मार्केट है हमारा, ठीक है। इसको भी मैं अच्छे से आगे से समझाऊंगा, मेन फोकस हमारा इसी पे रहेगा, समझ गए ना। तो फाइनेंस मार्केट में क्या हो रहा है, फिजिकल वस्तुओं का लेन देन नहीं होता है, यहाँ वर्चुअल लेन देन हो रहा है। किसका? वर्चुअल वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। और ये वर्चुअल वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है भाई, इसके मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है ट्रेजरी बिल का लेन देन हो, ट्रेजरी बिल, अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप इस चीज को इग्नोर करना कि क्योंकि मेरे पास ये लिखने का कोई अच्छा सा टूल है नहीं और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है लिखने वगैरह कहने का, ठीक है। तो आप इन चीजों को इग्नोर करना, आप वैसे समझना। जो वर्चुअल चीजें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ट्रेजरी बिल हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, चेक हो सकता है, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, कुछ वाणिज्य प्रपत्र आते हैं वो हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो समझ लो। और ऐसे भी नहीं समझ में आए तो इस वर्चुअल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में मैं एक बात बोलूं कि वित्त का लेन देन होता है। और वित्त का मतलब ये होता है, वित्त समझ लो क्या है। वित्त का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा छोटा सा कागज का टुकड़ा हो सकता है, या फिर किसी मेटल का टुकड़ा हो सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा डिसाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एक ही कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े के ऊपर यदि मैं 100 लिख दूं, यदि मैं 100 लिख दूं तो कोई कीमत नहीं होगी इसकी, ठीक है, मेरे लिखने से इसकी कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन अगर इस कागज के टुकड़े पे आरबीआई के द्वारा 100 लिख दिया जाए और साइन उसके गवर्नर के द्वारा साइन कर दिया जाए, इसका मतलब इस कागज के टुकड़े की वैल्यू हो गई है, इसकी एक वैल्यू हो गई, और अब ये कागज का टुकड़ा एक वित्त का काम करने लग गया है, और यही हमारा वित्त है, समझ गए आप। अब ये हो सकता है किसी कागज के टुकड़े पे लिखा जाए, कोई मेटल के टुकड़े पे लिखा जाए, या फिर फिजिकल वर्चुअली कहीं इंटरनेट पे कुछ डाटे के रूप में लिख दिया जाए, समझ गए। तो ये सब वित्त में आ गई। इतनी बात क्लियर है, फिजिकल मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट समझ में आ गया। अब हम आगे चल रहे हैं किस पे? फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट है। ये सारे मार्केट हैं, इसी फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट है, समझ गए। अब इसका मतलब इनमें वित्त का लेन देन होता है, और वित्त के टाइप्स बहुत सारे बताए मैंने। हो सकता है कि वो कागज के टुकड़े पे लिखा हो, और हो सकता है वो किसी मेटल के टुकड़े पे लिखा हो सकता है वो नेट के ऊपर कहीं वर्चुअली लिखा हो, समझ गए। और उनके लिखने की अवधि भी हो सकती है, और लिखने वाले जिम्मेदार व्यक्ति भी अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। तो इस आधार पे ही इन मार्केट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है, मनी, कैपिटल, कमोडिटी, डेरिवेटिव, फ्यूचर, फॉरेन, समझ गए। अब हम मेन चीजें मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताता हूं आपको। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कमोडिटी ये क्या होता है। मनी मार्केट का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्चुअल प्लेस या फिजिकल प्लेस, ये दोनों हो सकते हैं, वर्चुअल फिजिकल, ये भी दोनों। अब देखो फिजिकल मार्केट भी धीरे धीरे वर्चुअल मार्केट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है इनके। तो मनी मार्केट का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है। मैं इसका सीधा सा अगर आपको सिंपल भाषा में कहूं तो बैंकों से रिलेटेड मार्केट है ये। आप बैंकों में जाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं, मतलब वहां मुद्रा का लेन देन, करेंसी का, जो आपका रुपये का नोट है उनका लेन देन हो रहा है, वो मनी मार्केट है। इस मार्केट को जो कंट्रोल करने वाली बॉडी है वो हमारी क्या है? आरबीआई होती है। उसके बाद में आप कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। और इस मनी मार्केट में क्या होता है कि जो लेन देन होता है वो अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब ये है कि भाई 1 साल का टाइम माना जाता है, शॉर्ट टर्म, लगभग 1 साल के टाइम से पहले 0 से लेकर 1 साल तक के कुछ लेन देन होते हैं। अब कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ये कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट में उन इंडस्ट्रीज को स्टेबिलिटी या फिर कार्यशीलता प्रदान करने के लिए एक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है, किसके माध्यम से? पब्लिक के माध्यम से। और ये कैसे? वित्त जारी करेंगे, वित्त जारी करेंगे, उन वित्तों को क्या करेंगे? पब्लिक खरीदेगी, उनके माध्यम से फिर उनको क्या? कार्यशील पूंजी मिल जाएगी, तो वो कैपिटल मार्केट में आएगी। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है? जो वस्तुएं हैं, फिजिकली जो वस्तुएं हैं उनका लेन देन होता है,
उन वस्तुओं का लेन देन होता है कमोडिटी में। अब फिजिकली वस्तुएं कौन कौन सी, अब फिजिकली वस्तुएं कमोडिटी जो है ना, देखो कमोडिटी मार्केट आपने एमसीएक्स सुना होगा, ट्रेडिंग करोगे तो बहुत बार आएगा एमसीएक्स, कई बार हो सकता है आपका मन भी बन जाए कमोडिटी मार्केट। और कमोडिटी मार्केट हमारा जैसे ये हमारा जो स्टॉक मार्केट जिसमें जनरली आप काम कर रहे हो, ये क्या है 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन कमोडिटी मार्केट नाइट तक चलता रहता है, तो इसमें नहीं हो सकता आप ट्रेड करो। तो कमोडिटी मार्केट को समझो आप, एमसीएक्स का जो आप नाम सुनोगे कभी, अगर सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखा है तो भी मैं बता दूंगा। कमोडिटी मार्केट वो कमोडिटी एक्सचेंज ही है एमसीएक्स से। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, जो कमोडिटी है उनका लेन देन होता है। अब कमोडिटी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की कमोडिटी कौन कौन सी है, एक तो हार्ड कमोडिटी होती है, एक तो हार्ड कमोडिटी और एक सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी वो होती है जो अर्थ से डायरेक्ट निकाली जाती है, जैसे तेल हो गया, सोना हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल है, सोना है, ये सब क्या है डायरेक्ट अर्थ से खनन के माध्यम से निकाली जा रही है, तो ये हार्ड कमोडिटी में आएंगे। किस में आएंगे, ये हार्ड कमोडिटी में। और एक सॉफ्ट कमोडिटी होती है, सॉफ्ट कमोडिटी। सॉफ्ट कमोडिटी में वो चीजें आती हैं जो खेती के माध्यम से या खेती से संबंधित होती हैं, जैसे गेहूं है, चना है, टमाटर है, भिंडी है, ये जो भी चीजें हैं, कपास वगैरह, ये सब क्या है सॉफ्ट कमोडिटी में आती है, ठीक है। तो इन दोनों का ही आदान प्रदान या लेन देन होता है कमोडिटी मार्केट में, ठीक है, समझ गए। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट होता है। डेरिवेटिव मार्केट में भी क्या होता है कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, जो फ्यूचर के डेरिवेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं वायदा बाजार, मतलब कि एक तरह से, सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि इनको डेरिवेटिव मार्केट को हिंदी में भी बोलेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि वायदा बाजार बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वायदा नहीं बोलते, उनका नाम ध्यान है यार मेरे को, डेरिवेटिव का वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वायदा बाजार तो फ्यूचर वाला होता है, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फिर भी मैं बताऊंगा, व्युत्पन्न बाजार बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं व्युत्पन्न बाजार। इसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव मार्केट में होता क्या है वो समझो आप, हिंदी मीनिंग ऐसे ही कुछ होता होगा, ध्यान नहीं है मुझे। इसमें होता क्या ये समझ लो आप। इनके अंदर क्या होता है, जो डेरिवेटिव जो व्यापार किया जाता है, व्यापार के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनका लेन देन होता है। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं और इनके बीच में ये एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे एक व्यक्ति ने कुछ लिख के दिया, उसने कुछ लिख के दिया, और ए व्यक्ति था, ये ए व्यक्ति है, इसने इस बी को ये लिख के शिफ्ट कर दिया। तो ये जो इसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया, इसमें कुछ शर्तें होंगी, कुछ भी होगा, वो क्या है डेरिवेटिव में आ जाएगा। समझ गए, आई बात समझ में। अब इन डेरिवेटिव के अंदर में क्या होता है, कुछ लिखा हुआ है, अब वो कंडीशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति आपस में इसका लेन देन कर लेंगे अपनी, ठीक है। मुझे बात समझ में आ रही है इसके अंदर। अब उसके बाद है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर बाजार, या मतलब कि इसको बोलते हैं वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट बोल दो चाहे। इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूचर में किसी वस्तु की कीमत को डिसाइड करके पहले ही डिसाइड किया जाता है फ्यूचर में कि फ्यूचर में ये हो सकती है, उसके आधार पे पहले ही उसका लेन देन हो जाता है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इन सबके अलग अलग अपने अपने फायदे हैं, वो मैं बहुत डेप्थ की चीजें तो बताने में कोई अभी खास मतलब नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, फ्यूचर बाजार समझ में आ गया। उसके बाद में फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट है। फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट का मतलब ये है कि जो विदेशी मुद्राएं हैं उनका भी तो लेन देन होता है। जैसे आपने पेयर्स का नाम सुना होगा, यूएसडी, INR वगैरह, इनका भी तो आप लेन देन करते हैं। ये जो लेन देन होता है ये फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट में होता है। समझ गए। इस प्रकार से जो फाइनेंशियल मार्केट है ये इसके टाइप्स हैं। इन टाइप्स के आधार पे मार्केट में क्या है काम हो रहा है। और अभी मैं आपको अपने वाली बात करते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसको आप स्टॉक मार्केट बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो बाजार है इसको इंडिया में इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस आधार पे? क्योंकि इंडिया में गवर्निंग बॉडी इनकी दो हैं। जो यहाँ से ये बाजार है, ये मनी मार्केट एक अलग हो गया और बाकी सारे के सारे कहीं एक जगह कोलैप्स करके उनको इनके एक कंट्रोलिंग बॉडी बना दी गई है। ठीक है, उनके आधार पे इनको क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक तो इंडियन मनी मार्केट हो गया और एक इंडियन कैपिटल मार्केट हो गया। जो इंडियन मनी मार्केट है इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए। और एक है इंडियन कैपिटल मार्केट जिसको कंट्रोल करने वाली बॉडी का नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब मेरी बात सुनिए कि आप अगर इंडियन मनी मार्केट में काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास डेफिनेटली कोई अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, SBI, PNB जो भी है उसमें होगा, और उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी वन है RBI। तो आप वहां जब भी पैसा जमा करवाने जाते हैं या वहां से लेन देन करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी बेझिझक रहते हैं, झिझकते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि
हमारे पैसे के लिए कोई जिम्मेदार संस्था काम कर रही है, इस पैसे की सिक्योरिटी के लिए कोई जिम्मेदार संस्था काम कर रही है, और उसका नाम क्या है? आरबीआई है। अगर मान लो एसबीआई ने या पीएनबी ने गड़बड़ भी की तो उसके ऊपर बैठा है कोई आरबीआई नाम है जिसका, समझ गए। अब उसी प्रकार से अगर इंडियन कैपिटल मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो उसी की ट्विंस बोल सकता हूं मैं, आरबीआई के जैसे ही एक गवर्निंग बॉडी बैठी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये सेबी नाम की भी कोई चीज आती है क्या, समझ गए। इसलिए लोग इसको तो क्या कहते हैं, इसको तो क्या कहते हैं भाई, सेब है ये तो, और इसको क्या कहते हैं, ये तो फ्रॉड है। ये फ्रॉड कैसे हो सकता है भाई? हाँ, इसमें रिस्क होता है, रिस्क डिजोल्व होती है, वो अलग बात है, लेकिन ये फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो सकता ना किसी प्रकार का। तो आपको पहली भ्रांति तो ये टूट गई होगी कि आप अगर कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, समझ गए। वो बिल्कुल 100% लीगल है, उसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है, सरकारी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम सेबी है, समझ गए। तो इंडियन मनी मार्केट में मैंने पहले बता दिया मुद्रा का लेन देन होता है। और जो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट है, अब इंडियन कैपिटल मार्केट को भी मेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किस किस में? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और इस सेकेंडरी मार्केट का नाम ही क्या है? आपका स्टॉक मार्केट है। समझ में आई इतनी बात? मतलब मैं आपको धीरे धीरे मार्केट से बेसिक चीजें बताते हुए स्टॉक मार्केट पे ले आया, जिसमें हम काम कर रहे हैं और जिसमें आप काम करने के लिए आतुर भी हो और पैसा यहीं से बना रहे हो आप, समझ गए। तो अभी आपका स्टॉक मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, तो इसके लिए आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखो, किसी भी देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं और उन इंडस्ट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। कोई किसी फील्ड के है, कोई किसी फील्ड के है, सब अपने अपने फील्ड के प्रोडक्ट तैयार करती हैं। अब वो इंडस्ट्रीज जैसे जैसे ग्रोथ करती हैं, जैसे जैसे ग्रोथ करती हैं, वैसे वैसे उस कंट्री की, मतलब कि उस कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ होता है, उस कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, समझ गए। अब ये जरूरी है कि किसी देश के डेवलपमेंट के लिए उस देश की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी हो। और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कब होता है? जब उसके पास कार्यशील कैपिटल हो, कार्यशील पूंजी हो। तो कार्यशील पूंजी उनको कौन प्रोवाइड करवाएगा भाई? एक इंडस्ट्रीज, एक उद्यमिता जो रखने वाले व्यक्ति के पास में इतने सारे कैपिटल ना भी हो कि वो एक इंडस्ट्री चला सके, इसके लिए जरूरी है कि उसको कोई कैपिटल प्रोवाइड की जाए, ताकि उससे ओवरऑल देश का ही तो फायदा हो रहा है, देश का ही तो विकास हो रहा है। तो उसको ग्रोथ करवाने के लिए, उसकी इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाने के लिए उनको एक स्टेबल कार्यशील पूंजी प्रोवाइड करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसने एक व्यवस्था बनाई जिसमें यह कहा कि ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री बनाइए और उसके बाद में आप हमारे पास आइए, हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद में आप मार्केट से पैसा उधार ले सकते हो, या मार्केट से पैसा उधार ले सकते हो, या फिर मार्केट से पैसा आप अपनी साझेदारी में ले सकते हैं, समझ गए। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। माना कि एक हमारे पास में कोई इंडस्ट्रीज है और ये इंडस्ट्री क्या करती है? ये इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर में काम कर रही है। किसमें? आईटी सेक्टर में काम कर रही है। और ये आईटी सेक्टर में कुछ प्रोडक्ट तैयार करती है। मान लो कि मैं ये कह सकता हूं आपको कि आईटी सेक्टर में कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर का साइज आपको नहीं समझ में आएगा, हम आईटी सेक्टर को छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, आप आईटी को छोड़ दो। आप सिंपल सी मान लो कि ये इंडस्ट्रीज है और ये टूथपेस्ट बनाती है, ये मान के चल लो, सिंपल टूथपेस्ट बनाती है। टूथपेस्ट की सबको जरूरत होती है, समझ गए। अब इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए इसको पैसा भी तो चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा? इसके मालिक के पास तो नहीं होगा, एक अकेला मालिक उसके पास तो इतना पैसा नहीं होगा। इसलिए क्या करेगा? ये इस कंपनी के मालिक लोगों को बना देगा, बहुत सारे मल्टी मालिक बना देगा, इसमें बहुत सारे मालिक बना देगा। अब बहुत सारे मालिक होंगे तो उनके पास, सबके पास अलग अलग पैसा होगा और अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो उसमें हिस्सेदारी ले लेंगे और इस हिसाब से उसका मालिक बन जाएंगे, समझ गए। तो अब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी तो पड़ेगा। अब हो सकता है आप इसके अंदर मालिक बनने के लिए आए थे, पैसा दे दिया और फिर आपका मालिकाना हक कोई छीन के चला जाए, तो फिर आपके जो मालिकाना हक था, आपने जो पैसा दिया था, उसका जिम्मेदार कौन हो? इसलिए क्या एक बोर्ड का गठन किया गया जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये बोर्ड क्या है? इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब ये क्या करता है इसको समझ लो। अब कोई भी इंडस्ट्रीज मार्केट में काम करती है और वो
जनता से पैसा लेना चाहती है, वो जनता से पैसा लेना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके पास जाना पड़ेगा। किसके पास? सेबी के पास जाना पड़ेगा। और सेबी को जाके ये कहना पड़ेगा कि भाई मैं भी जनता से पैसा लेना चाहती हूं। तो सेबी कुछ कंडीशंस बना रखी हैं, नियम हैं, उनके आधार पे उसको देखेगी क्या वो उस नियम्स को, उन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है क्या वो कंपनी। अगर वो फुलफिल कर रही है तो इसको रजिस्टर्ड करेगी और इसको बोलेगी ठीक है आप जनता से पैसा ले सकते हो। तो जब ये जनता से पैसा मांगेगी तो अपनी हिस्सेदारी जनता को बेचेगी। क्या करेगी? अपनी हिस्सेदारी जनता को बेचेगी कि भाई पहला 100% इसका मालिक होगा, कोई भी रामश्याम नाम का उसके पास थी, अब ये अपनी कंपनी की हिस्सेदारी कुछ परसेंटेज में जनता को बेचना चाहेगा। हो सकता है 50% बेचे, हो सकता है 60% बेचे, हो सकता है 70%, जितना भी इसकी मर्जी है उतना बेचना चाहिए, जितना पैसा चाहिए उस हिसाब से बेचेगा। जब ये पैसा लोगों से लेना चाहेगा और मालिकाना हक बेचना चाहेगा तो जो शुरुआती स्टेप होगा, शुरुआती जो स्टेप होगा उस टाइम पे ये एक आईपीओ जारी करेगा। नाम सुना होगा आपने आईपीओ। एक क्या करेगा? आईपीओ जारी करेगा, जिसको आप बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब शुरुआत में पब्लिक को ऑफर करेगा कि आप आइए और मेरी कंपनी के मालिक बन जाइए। तो जब ये आईपीओ जारी करेगा, ये कंडीशंस सारी की सारी सेबी डिसाइड करेगी कि आईपीओ जारी करेगा, कैसे करेगा, क्या, ये सब उस कंडीशंस पहले सेबी देखेगी, उसके बाद में इसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। तो आईपीओ जब ये जारी करेगा तो ये जो आईपीओ फर्स्ट टाइम जहां जारी होगा वो मार्केट क्या है? प्राइमरी। क्योंकि आईपीओ जारी करेगा तो पब्लिक उसको खरीदेगी और जहां खरीद और बेच होती है वहां क्या हो जाता है? मार्केट बन जाता है। तो ये जब आईपीओ जारी होता है तो ये जिस क्षेत्र में जहां होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसका मतलब कोई भी कंपनी शुरुआत में आके जनता से पैसा इकट्ठा करना चाहती है मालिकाना हक बेच के, तो वो आईपीओ जारी करती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। और वो कहां होता है? प्राइमरी मार्केट में होता है। समझ गए? अब देखो, किसी व्यक्ति ने इसके आईपीओ खरीद लिए, शुरुआती जो इन्होंने ऑफर दिया था उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद में उस व्यक्ति का मन कर रहा है कि नहीं यार, मुझे तो नहीं चाहिए इसका हक, मालिकाना हक, मैं तो इस कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो ये बेचना चाहता हूं, मैंने जो भी मालिकाना हक लिया था मैं खुद बेचना चाहता हूं, उसे नहीं रखना चाहता। अब ये वापस क्या इसी कंपनी को दे, क्या इसके मालिक को दे? और मालिक ने तो बेचा इसलिए था क्योंकि वो बेचना चाहता था। अब ये वापस इसको क्या करेगा लेके? ये तो नहीं लेना चाहता। अगर लेगा तो फिर इसके पास कार्यशील क्षमता नहीं रहेगी, वो पूंजी नहीं रहेगी। इसलिए क्या है, इस कंपनी की कार्यशीलता प्रभावित ना हो तो एक इसका सेकेंडरी पार्ट और बना दिया गया सेबी के द्वारा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। अब इस सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा ये समझ लो। जैसे प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी ने क्या एक इनिशियल ऑफर दिया पब्लिक को, और पब्लिक में बहुत सारे लोगों ने मान लो इसको खरीद लिया। अब जिसने भी खरीदा था वो कुछ समय बाद में हो सकता है ये चाहे कि मैं ये मालिकाना हक नहीं रखना चाहता, इसको बेचना चाहता हूं, तो वो कहां बेचेगा? इसके लिए सेबी ने एक सेकेंडरी मार्केट तैयार किया। अब उसको बोला है कि आप ठीक है आईपीओ खरीद चुके हैं और खरीदने के तुरंत बाद ही आप सेकेंडरी मार्केट में आ जाओ, यहां पे आपको बेचना है तो बेच दो। अब बेचेगा इसने, मानो वो 10 रुपए में खरीदा था आईपीओ, मान लिया हमने 10 रुपए में खरीदा था। अब 10 रुपए में खरीद के हो सकता है ये 11 में बेचने के लिए तैयार हो सकता है ये 9 में बेचने के लिए तैयार हो। अगर ये 9 में बेचेगा तो इसको नुकसान होगा और ये 11 में बेचेगा तो इसको प्रॉफिट होगा। 11 का मतलब 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 9 का मतलब 8 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। अपनी जहां जिस कीमत पे खरीदा उससे कम, ज्यादा या बराबर किसी भी कंडीशन पे बेचेगा। जैसे बेचेगा उस हिसाब से उसको लाभ हानि हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है सेकेंडरी जो बाजार है, सेकेंडरी मार्केट है, वहां क्या जो इनिशियल ऑफर्स होते हैं, आईपीओ होते हैं, उनके बाद में उनका जनता के बीच में आपस में लेन देन चलता रहता है। और इससे जो आईपीओ अब खरीदेगा कोई, वो जनता में ही कोई होगा, कंपनी तो नहीं खरीद रही ना वापस। अगर हो सकता है कई बार कंपनी खरीदती है, उसको बाईबैक भी बोलते हैं, वो आगे डेप्थ की चीजें। लेकिन आप तो ये समझो कि ये जो आईपीओ पहले जनता ने खरीदे थे, उन्होंने अब आपस में ही जनता को बेचना शुरू कर दिया। एक खरीदेगा दूसरे से, हो सकता है मैंने खरीदा आपसे, आपने खरीदा किसी तीसरे से, तीसरे ने फिर ऐसे चौथे से, ऐसे ये चलता रहता है। ये पूरा खेल इस सेकेंडरी मार्केट में चलता रहता है जिसमें आप काम कर रहे हो। इसी का नाम है स्टॉक मार्केट। बात समझ में आ गई? स्टॉक मार्केट समझ में आ गई क्या आपको? इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब यहाँ हो क्या रहा है, स्टॉक्स, ये जो आईपीओ है ना, अब ये स्टॉक कहलाने लग गए। इन स्टॉक का, किसी कंपनी के शेयर का बोलो या स्टॉक बोलो, एक ही बात है। इन स्टॉक्स का क्या लेन देन होने लग गया।
लेन देन का मतलब एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे इधर उधर जनता के बीच में वो घूमते रहते हैं। अब जनता के बीच में जब ये आईपीओ घूमते रहेंगे तो इनकी कीमत में भी बदलाव आता रहेगा। अब इस कीमत की बदलाव से क्या हो रहा है, इस कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कंपनी को कोई लाभ हानि नहीं हो रही है, क्योंकि इसको तो एक बार पैसा मिल गया, कंपनी को तो एक बार पैसा मिल गया और उस पैसे को लगा के ये तो अपना काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट बना रही है, और इसके जो आईपीओ की कीमत बढ़ रही है, सॉरी इसके शेयर्स की जो कीमत घट रही है बढ़ रही है ना, उससे इसकी क्षमता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समझ गए? हालांकि इनडायरेक्ट रूप से इसकी एफिशिएंसी पे प्रभाव पड़ता है, वो इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है, डायरेक्ट किसी भी प्रकार से शेयर्स के मूल्य में उतार चढ़ाव से किसी कंपनी की क्षमता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो अब आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बात चलती है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चलता है। तो ये जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नाम की जो चीज है ना, तो फंडामेंटल का मतलब तो ये है भाई कि कंपनी कैसी क्या ग्रोथ कर रही है, किस हिसाब से काम कर रही है, उस हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, महंगे और सस्ते होते रहते हैं। वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, बाकी डायरेक्ट तो उससे कोई मतलब है नहीं ना। और टेक्निकल का मतलब ये है कि लोगों के अंदर डिमांड और सप्लाई कैसी चल रही है उसको समझा जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इंट्राडे या थोड़े बहुत दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वहां टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा काम करते हैं मोर देन फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस लंबे टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि आपको मैंने क्लियर यहां बताया कि अगर किसी शेयर्स का लेन देन हो रहा है, उतार चढ़ाव उसके भाव में हो रहा है, तो कंपनी के ऊपर कोई लाभ हानि में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो शॉर्ट टाइम के लिए तो क्या आईपीओ फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, लॉन्ग टाइम के लिए जरूर प्रभाव पड़ता है इनका, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए तो आप उस चीज को भूल ही जाओ। समझ गए? अब मैं बात करता हूं कि ये शेयर मान लो यहां आदान प्रदान लोगों के बीच में हो रहा है, तो आदान प्रदान करने के लिए कोई तो होगा बीच में, इनको मेरे से मैं बेचना चाह रहा हूं तो मेरे से लेके किसी जो खरीदने वाला है उस तक पहुंचाने वाला तो हो कोई। इसके बीच में क्या आते हैं, मीडिएटर आते हैं। जैसे यहां इंडियन मनी मार्केट के अंदर आप मुद्रा का, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है, तो उसके बीच में कौन आते हैं, बैंक आते हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, कोटक है, ये सब बैंक आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहां इन शेयरों का भी आप लेन देन कर रहे हो, एक दूसरे को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उनके बीच में भी तो कोई मीडिएटर होगा। उस मीडिएटर का नाम क्या होता है, ब्रोकर हाउस। और उन ब्रोकर हाउस को जो कंट्रोल करने वाले हैं ना, उनको बोलते हैं एक्सचेंज। ये कौन है, एक्सचेंज। समझ गए? ये एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। तो मेन दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, बाकी बहुत सारे एक्सचेंज है। मैं कितने एक्सचेंज नाम बताऊं आपको कि बहुत एक्सचेंज है। ठीक है, लेकिन मेन आपका यही है कि दो एक्सचेंज है, इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए? अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ब्रोकरों के माध्यम से आप ब्रोकर के पास जाओगे, वहां अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे, वो जो कि एक एक्सचेंज से लिस्टेड होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो आपको शेयरों के आदान प्रदान करवाने की मदद कर देते हैं। ठीक है, आप एनएससी के पास, मतलब कि आपने कोई शेयर खरीदा एनएससी से, तो एनएससी ने जो शेयर आपको बेचा था, मतलब आपने जो एनएससी से खरीदा था, उस शेयर को आप जब बेचना चाहोगे तो एनएससी के पास में दूसरा क्लाइंट तैयार मिलेगा, खरीदने वाला, वो तुरंत उसको बेच देगा, आपसे ले लेगा, आपको जो पैसे थे उसके वापस कर देगा। समझ गए? इस प्रकार से लेन देन चलता रहता है इन एक्सचेंज के माध्यम से। इतनी बात क्लियर है आपको? अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। समझ गए? अब देखो, आपने नाम सुना होगा एक निफ्टी 50 का, ये बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, तो ये क्या है? अब एनएससी एनएससी के पास ऐसे तो है नहीं कि सारी जितने भी देश में सब कंपनी रजिस्टर्ड होंगी, सब मोस्टली होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ही रजिस्टर्ड हो। अब एनएससी के पास जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो एनएससी ने क्या किया, उन कंपनियों को उनके वेल्थ के आधार पर डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड कर लिया कि मेरे पास, एनएससी ने डिसाइड किया कि मेरे पास जो टॉप 50 कंपनी होंगे ना, मैं उनको टॉप 50 के लेवल पे रखूंगा, ऊपर रखूंगा। एनएससी ने डिसाइड किया कि जो टॉप 50 का मतलब जिनकी टॉप मार्केट कैप सबसे ज्यादा है 50 कंपनियां, उनको एनएससी ने क्या किया, टॉप लिस्ट में रख लिया अपनी एक, और उन सब कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन से एक इंडेक्स तैयार कर दिया, जिसका नाम उसने क्या रख दिया, निफ्टी 50। समझ गए? इसका मतलब यह है कि एनएससी के पास में जो 50 कंपनी लिस्टेड थी,
वो मतलब बहुत सारी लिस्टेड तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो 50 कंपनियां जो टॉप परफॉर्मेंस कर रही हैं मार्केट में, उनका क्या किया, उन्होंने उठाया मार्केट के को एक जगह मर्ज करके एक फॉर्मूले के माध्यम से एक इंडेक्स तैयार कर लिया, जिसका नाम इसने दे दिया निफ्टी 50। निफ्टी का मतलब नेशनल और 50 का मतलब 50, इसलिए निफ्टी 50 उसने नाम दिए। समझ गए? आई बात समझ में? ये इंडेक्स है एनएससी का। उसके बाद में एनएससी ने एक और मतलब कि इंडेक्स जारी किया है जिनको बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो आपने ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये बहुत से नाम सुने, इन्हीं में ट्रेड करते हो, ये हैं क्या अभी समझ में आ जाएंगे। ये इंडेक्स हैं भाई, कौन जारी करता है? एनएससी जारी करता है। निफ्टी 50 50 कंपनियों का है। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि जो बैंक जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं, मतलब कि जो बैंक हैं, उनका एक इंडेक्स इसने अलग से तैयार कर दिया। वो निफ्टी 50 में तो शामिल है ही है, लेकिन अलग से भी एक इंडेक्स तैयार कर दिया जिनको हम बैंक निफ्टी के नाम से बोलते हैं। समझ गए? और फिर निफ्टी का मतलब है कि जो फाइनेंस सर्विस में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनका एक अलग से इंडेक्स तैयार कर दिया और उनका नाम क्या? फिर निफ्टी रख दिया। फाइनेंस में हो सकता है वो फाइनेंस में मतलब कि बैंक भी आ गए फाइनेंस सर्विस में, और बाकी जो फाइनेंशियल जो मतलब कि फाइनेंस देते हैं या फिर इंश्योरेंस वगैरह कर रही हैं, वो कंपनियां भी आ गई इसके अंदर। समझ गए? तो ये सारी जो कंपनियां मिला के फिर निफ्टी हो गई और बैंक ने मिला के बैंक निफ्टी होकर बाकी जो 50 टॉप कंपनियां उनसे मिला के एक इंडेक्स बन गया, उसका नाम है निफ्टी 50। इसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में भी कंपनियां लिस्टेड है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, उन कंपनियों का उसने भी एक इंडेक्स तैयार कर दिया और उस इंडेक्स का नाम इसने क्या रख दिया? सेंसेक्स रख दिया। तो अभी सेंसेक्स में भी क्या ट्रेडिंग आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकर हाउस ने मतलब कि स्टार्ट कर दी है, बाकी सबने तो नहीं किया, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। जीरोधा वगैरह ने तो शुरू कर रखी है। तो इसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें तो कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसी में होती है, बाकी सबसे बड़ा इंडेक्स तो ये है। और वैसे ट्रेडिंग के मामले में ये सबसे बड़ा है एनएससी। समझ गए? तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट की एक बेसिक जो बात थी वो समझ में आई होगी और ये पता चला होगा कि वास्तव में स्टॉक मार्केट है क्या चीज। इससे पहले शायद आपको पता हो ना पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता लग गई कि स्टॉक मार्केट वास्तव में है क्या और ये कैसे काम कर रहा है। क्या इसमें हमारे को काम करना सेफ है, इलीगल है, लीगल है, जो भी है आपके मन में डाउट थे वो क्लियर हो होंगे। अब यहां तक तो बेसिक मार्केट की जानकारी दी है मैंने। इससे आगे जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पूरा का पूरा ही स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, पुट कॉल, ये सब जो भी चल रहा है आपके मार्केट में, आपको नहीं पता हो, जैसे पुट क्या होती है, कॉल क्या होती है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फ्यूचर ऑप्शन इन सब में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये कहाँ करना है, कैसे करना है, ये पुट क्या होती है, कॉल क्या बदला है, कैसे काम करती हैं, कैसे मतलब कि पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, क्या प्रीमियम है, OI, जितनी भी जो कुछ भी आपने कभी सुना है क्लियर नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हम अब आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये शुरुआत थी, शुरुआत के अंदर ये बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी थी, इसलिए मैंने ये बताई है, बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। अगर इससे भी ज्यादा डेप्थ में आपको जरूरत है तो डेप्थ में भी कभी बता देंगे, आप कमेंट करके मुझे बता देना। इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।